गुड आफ्टरनून। तो लास्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है। अब प्रतिरोध अगर आपको समझ में आ गया तो प्रतिरोध के बाद आपको समझना है विभव, या यूं कह दो विभवांतर। इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर होता है विभव में अंतर। विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब विभव क्या है? विभव विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। तो देखो विभव क्या होता है, जैसे कोई आवेश है Q, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो होता है विभव। ठीक है, या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। कोई पूछेगा नहीं, आपको तो ये ध्यान रखना है विभव का फॉर्मूला। विभव का फॉर्मूला होता है किसको? किसी आवेश को, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य, यानी W/Q। ये होता है विभव। आपको याद रखना है इसकी यूनिट। तो कार्य की यूनिट बोलो जूल, आवेश की बोलो जूल पर कुलाम होती है विभव की यूनिट, और जूल पर कुलाम को ही कहा जाता है वोल्ट। कहते ना अपने घर में इतना वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज क्या होता है? विभव होता है। अब जैसे आप इसको लॉजिकली ऐसे समझ लो, जैसे ये कोई वायर जो जा रहे हैं, अभी इनमें करंट बह रहा है इसलिए सारी लाइट वाइट ऑन है, ठीक है। अगर उसमें से वायर का एक टुकड़ा काट के बीच में से बाहर निकाल दिया जाए तो अब उसमें धारा का प्रवाहित होगा क्या? धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर मैं बोलूं कि जब ये वायर जुड़ा हुआ है तो इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो मैंने पूछा इसमें धारा किस वजह से बह रही है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन गति कर रही है इस वजह से बह रही है, क्योंकि इन वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, और वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा हो रही है। अब मैंने वहां से एक वायर का टुकड़ा काट के बीच में से बाहर निकाल लिया, अब मैं इसको टच करूं तो इसमें करंट थोड़ी आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें धारा नहीं बह रही। अब मैं पूछूं इसमें धारा बह क्यों नहीं रही, तो आपको इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे। तो इलेक्ट्रॉन अभी भी है तो सही, लेकिन अब बह नहीं रहे, गति नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसके पीछे का कारण ये विभव है। जब ये जुड़ा रहेगा वायर, तो आपको पता है हमारे घरों में 220 वोल्टेज का विभव आता है। तो 220 वोल्टेज का विभव आ रहा है, और विभव का मतलब होता है कार्य। किस पे किया गया कार्य? आवेश पे। तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पर कोई कार्य कर रहा है जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति। उसी को हम विभव कहते हैं। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। पर जैसे ही उस वायर को काट के आपने बाहर निकाल लिया, अब इसके ऊपर कोई विभव नहीं लग रहा, मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा। किस पे कार्य नहीं हो रहा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, तो वो गति नहीं कर रहे हैं। गति नहीं कर रहे तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। लेकिन इसी टुकड़े को अगर आपने प्लग में डाल दिया, फिर टच किया तो करंट आएगा। अब धारा का वापस प्रवाह होने लग गया। क्यों? क्योंकि मेन सप्लाई से 220 वोल्टेज मिलेगी इसको। 220 वोल्ट मिलते ही क्या होने लगेगा? कार्य। किसके ऊपर? आवेश के ऊपर। और आवेश क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। आवेश की गति होगी तो उसी को क्या कहेंगे? तो ये होता है विभव। विभव का ही मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाना। विभव नहीं मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन पे धक्का नहीं लग रहा, कार्य नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे तो धारा नहीं बहेगी। लॉजिक समझ में आया? इसलिए घरों में हम लोग कहते हैं वोल्टेज का होना जरूरी है। 220 वोल्ट की करंट आ रही है, 220 वोल्ट अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे। बहुत बार देखोगे ना, बल्ब बोल हल्का सा डिम हो जाता है अचानक, आप कहते हो वोल्टेज डाउन हो गया, देखा है? तो आप कहते हो यार वोल्टेज नहीं आ रहा अभी पूरा, इसलिए वो डिम जल रहा है। उसके पीछे कारण यही है, उसको उतना वर्क नहीं मिल पा रहा, उतना कार्य नहीं मिल पा रहा। तो आपको ध्यान रखना है विभव का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट को ही क्या कहते हैं? जूल पर कुलाम। अब विभव समझ में आएगा तो आपको एक समझ में आएगा सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या? ओम का नियम। ओम साहब क्या बताते हैं कि विभव धारा के समानुपाती होता है। अब विभव समझ में आ गया तो आपको ओम का नियम समझ में आ जाएगा।
विभव धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। तो यही तो हम कह रहे हैं भाई कि जितना विभव मिलेगा आवेश पर कार्य उतना ज्यादा होगा, आवेश पे कार्य जितना ज्यादा होगा आवेश उतनी आसानी से गति करेगा, जितनी आसानी से आवेश गति करेगा उतना हमें क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। तो धारा विभव पे तो निर्भर कर रही है, विभव 0 कर दो धारा 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, समानुपाती तो है, विभव 0 करने पे धारा 0 क्यों हो रही है, क्योंकि विभव 0 हो गया मतलब कार्य अपॉन आवेश, इसका मतलब 0 हो गया, मतलब कार्य हो ही नहीं रहा, कार्य नहीं होगा तो आवेश गति नहीं करेगा, और आवेश गति नहीं करेगा तो धारा होगी नहीं। इसलिए तो विभव 0 होने पे धारा 0 होती है, तभी तो समानुपाती है। विभव बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी, विभव बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी। क्लियर। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है R, तो ये हो जाता है V बराबर R है। V क्या है यहाँ, R क्या है यहाँ प्रतिरोध, I क्या है धारा। तो बहुत बार पूछ लेता है ओम के नियम का समीकरण क्या है, तो V बराबर RI या IR। ठीक है। अगर यहां से मैं R निकालना चाहूं तो R बराबर क्या होगा, V बटा I होगा। यहीं से समझ में आता है आपको कि R और I में संबंध कैसा है, जो आप बहुत पहले से यूज कर रहे हो कि सर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। एक्चुअल में यह संबंध इससे आता है, किससे, ओम के नियम से। और ओम का नियम तो बाद में पढ़ा जाता है, हमको तो ये पहले दिमाग में चल जाता है कि भाई जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा धारा अपने आप कम होगी ही होगी। ठीक है, वो एक्चुअल में संबंध यहां से आता है। तो अगर ओम के नियम का समीकरण पूछे तो क्या बोलना है, V बराबर RI या V समानुपाती I। और जब दो चीजें एक दूसरे के समानुपाती होती है तो इसमें ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तभी तो लिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, मैं तो बहुत तह तक भी जा रहा हूं उसके कि अलग एग्जाम में क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन। ये बन सकता है क्वेश्चन कि ग्राफ कैसा आता है, कि जब दो चीजें एक दूसरे के समानुपाती होगी तब ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। और ये थोड़ा सा फेमस भी है इसलिए याद रखना। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम का पालन कौन नहीं करते, तो अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते। अर्धचालक, अर्धचालक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। तो इतनी बात आप याद रखना, क्यों नहीं करते क्या नहीं करते वो तो पूछता नहीं है, पर ये सारी बातें जरूर पूछता है आपको। लिखो, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर देंगे तो पूरा पलट जाएगा ये मामला। ठीक है, अगर ऐसा कर देगा तो I समानुपाती V, तो I बराबर VR आ जाएगा। कर, अगर तू पलट देगा तो अभी तो मैंने V समानुपाती I लिखा है, पलट देंगे तो I समानुपाती V होगा, तो I समानुपाती हटेगा तो R, तो I बराबर VR हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे मैंने क्या लिखा है, V समानुपाती I, तो कह रहा पलट दें, पलटेगा तो यही तो होगा, होगा ना। तो I बराबर RV, तो यहां से R क्या होगा, I अपन V होगा ना, V बटा I थोड़ी होगा, I बटा V। ये क्या हो गया, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा धारा बढ़ेगा, पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसलिए ये संबंध इस मामले में सत्य नहीं है, उसी मामले में सत्य है। ठीक है, अगर उल्टा लिख दोगे तो R समानुपाती I हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। आवेश, हाँ आवेश की मात्रा, वो बोलेगा जैसे 5 माइक्रो कूलाम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य इतना है, विभव का मान बताओ। फिक्स कुछ नहीं होता। हम अगर बोलें कि इतना आवेश हमने प्रवाहित किया तो धारा कितनी मिलेगी, वो तो डिपेंड करता है आप कितना आवेश दे रहे हो, आप कितना अप्लाई कर रहे हो उस पर होगा, क्योंकि हर तार के अंदर अलग अलग हो सकता है, वो फिक्स थोड़ी। आवेश उसमें नहीं होता भाई। आवेश क्या बताया था, पहला लाइन ही मैंने यही पढ़ाया, आवेश क्या होता है, याद कर क्या पढ़ाया था,
आवेश, पहली लाइन ये लिखा है, आवेश क्या होता है, पढ़ दो, देख बोर्ड में, कॉपी में पढ़। सबसे पहले डेफिनेशन ही है कि व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है, कॉपी पढ़, उसको उसको पढ़ने दे। तो नालायक तो एब्सेंट क्यों रहता है फिर? तो फिर वापस पढ़ना भी तो चाहिए था। आवेश का मतलब बताया था इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, कि कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। तो ये तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो फिर तो मैं भी तो उसी से रिलेटेड आंसर दे रहा हूं। हाँ, चल आवेश इलेक्ट्रॉन हो गया, आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर है ना, तो आवेश गति करने वाले इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो हर के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते कि नहीं होते? कॉपर का नंबर अलग है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन अलग है, जिंक का नंबर अलग है, जिंक में इलेक्ट्रॉन अलग है। तो आवेश तो सब में अलग अलग होंगे ना। हाँ, अब बोल। अरे तो यही तो बोल रहा है वो, आवेश को कहां से कहां ला रहे हो आप, इसी पे तो डिपेंड करेगा विभव। विभव क्या है, आवेश को एक जगह से दूसरे के ले जाने में किया गया कार्य। ये एक्चुअली जनरल लैंग्वेज में बोली मैंने, सही डेफिनेशन आप फिजिक्स में जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ये डेफिनेशन होती है। अनंत पर हम लोग विभव जीरो मानते, तो उसकी तुलना में निकाला जाता है ये है पूरी डेफिनेशन। पर इतनी रामायण आपको यहां नहीं गंवानी, मेरे को आपके काम नहीं आएगी, ये आएगा काम आपके। हाँ बोल बोल। अनंत, अनंत आवेश हो, ठीक है। अगर आवेश अनंत होगा तो 1 अपॉन अनंत जीरो होता है, तो जीरो माना जाएगा, बोल सकते हो। पर रियलिटी में संभव नहीं है, आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है। मान लो तो मतलब आइडियल हो गया ना वो, तो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हटाएं, करो फिर, आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं सारे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, ताकि क्योंकि अपने जो इसमें है उसमें तो ज्यादा बाकी है नहीं जितना आपके पूछ रहा है। फिर एक्स्ट्रा टाइम जो है अब अपने पास, आज अपने क्लास लगाइए तो फिर उसमें क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कुछ और बातें समझ में आए। हाँ ना ना, नहीं तो क्वेश्चंस है, तो आपको लिखा रहे ना, देने ही होते तो फिर मैं 2 घंटे क्यों बिगाड़ता, ये पेज पकड़ा देता कि पढ़ लो तुम्हारे हिसाब से। इसका फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ, इसका फायदा तब मिलेगा जब करोगे सोल्व। ऐसे तो खूब है, ये तो क्वेश्चंस है, ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, डाउनलोड कर लेना, कौन सी बड़ी बात। फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों जनरेट करता है। हाँ, अभी मत छेड़ो उसको, कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, वो अलग से डिस्कस करना है, यहाँ काम का नहीं है तुम्हारे। अभी इनको स्टैटिक रिमूविंग वो जो मेरे को करवाना है वो तो रह जाएगा, इसमें उलझ जाएंगे। फिर आज के बाद क्लास नहीं है, इसलिए बात ये, आज एक्स्ट्रा क्लास लगवाइए 2 घंटे, इसलिए कि तुम्हारे जो एक्स्ट्रा दुख दर्द है वो कर ले, ये सारे हो जाएंगे तो यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तो क्लास के बाद कर लेना। हाँ हाँ, लास्ट अंतिम क्लास है, और क्या बचा है इसमें। चलो क्वेश्चन करो, देखो कभी कभार थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा देता है तो ओम के नियम पर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, विभव पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं क्वेश्चन लिखाता हूं, लिखो। लिखाओ, लिखो। 5 कूलाम आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने पर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य यदि 10 जूल हो तो विभव का मान होगा। ये सबसे इजी चीज, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे सोल्व हो जाएगा। हो गया होगा ये तो मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? तो आपको क्या दिया है, आवेश कितना दिया है? 5 कूलाम दे दिया, और उसने बोला कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो विभव लग रहा है वो कितना लग रहा है? कार्य दिया है, कार्य कितना दिया है? 10 जूल दिया है, और आपको क्या निकालना है? विभव। तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू करिए, कुछ नहीं करना इसमें तो। दो वोल्ट, ये सबसे इजी है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखाऊं? लिखो 5 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, को ले जाने में किया गया कार्य होगा। कितना? 10 जूल आएगा क्या? क्योंकि उसने क्या दे दिया इस बार? विभवांतर दे दिया, इन्हें V दे दिया एक तरह से। कितना दिया है? 5 वोल्ट दे दिया, और कितना आवेश दिया है? 2 कूलाम दिया है। और उसने क्या पूछा इस बार? कार्य। तो फॉर्मूला आपको पता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो W निकालना है तो क्या करोगे? Q इंटू V कर दोगे। Q दे दिया आपको 2, V दे दिया 5, ये 10 जूल आंसर आ जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन, ओनली फॉर्मूला बेस्ड। ये तो इतना तो कर ही सकते हैं, तो इतना तो कोशिश करो सीखने की कि ये तो होना चाहिए आपसे। ठीक है, लिख दिया। अब आपको एक बात बताई थी मैंने, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? पहला, तार की लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पे, और चौथा ताप पे। तो बाकी सब चीजें समझ ली थी, हमको ताप समझना है, क्योंकि ताप से अलग अलग प्रभावित होता है। तो इधर देखो, हाँ वो नहीं लिखा? लिखो जल्दी लिखो। प्रतिकर्षण माना गया है, रिजल्ट जब करके देखा, प्रयोग करके देखा, तो रिपल्शन इज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। चार्ज के लिए मेनली रिपल्शन से देखा जाता है, आकर्षण से नहीं देखा जाता। यही पढ़ा होगा। उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है अलग अलग। देखो इधर बोर्ड पे कि ताप का प्रभाव अगर अपन देखें
तो समझना, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पदार्थ की या पदार्थ के प्रकार। चालकता के आधार पे। चालकता के आधार पे आपने पदार्थ तीन प्रकार के पढ़े होंगे कभी। एक तो चालक पढ़ा हो, कंडक्टर पढ़ा है क्या? एक पढ़ा होगा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। एक पढ़ा होगा अचालक, इंसुलेटर। चालक क्या होता है डिस्कस किया है हमने। चालक वे पदार्थ होते हैं जो धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अचालक धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। तो ये धारा का प्रवाह करते हैं, तो उदाहरण धातुएं। और आपको चालकता भी बता रखी है, चालकता का क्रम सबसे अच्छा, उसके बाद सी, उसके बाद एयू, वेरी गुड, उसके बाद। तो सर धातुएं होगी वो तो अच्छी चालक होती ही है, नो डाउट, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आसानी से गति करते हैं, और आसानी से गति करते हैं तो धारा का प्रवाह करते हैं। इसके अलावा एक नोट, ग्रेफाइट भी धारा का चालक है, पढ़ चुके हो। कारण बता रखा है, क्या कारण था? क्योंकि कार्बन के तीन ही इलेक्ट्रॉन आगे तीन से बॉन्ड बनाते हैं, हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता ही रहता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वो गति करता है, इसलिए धारा का ये चालक है। इधर बताओ ये धारा का प्रवाह नहीं करते, उदाहरण रबर, प्लास्टिक, कांच, सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी ली, ध्यान रखना गीली लकड़ी नहीं ली अपन ने। गीली क्यों नहीं? गीली में तो पानी होगा और पानी में आयंस होते हैं, तो वो तो धारा का प्रवाह कर देगा। आसूत जल, डिस्टिल वाटर। तो अगर कोई खंबे से चिपक गया, करंट लग रहा है उसको, और आपके पास गीली लकड़ी है, तो उसको छुड़ाओगे कैसे? कोई जरूरत नहीं छुड़ाने की, जरूरत तुम चिपक जाओगे, तुम्हें छुड़ाना भारी पड़ जाएगा। गीली लकड़ी से आपको उस खंभे पे टच नहीं करना है, क्योंकि गीली लकड़ी धारा की चालक है। हाँ, सूखी है, प्लास्टिक की छड़ है, कुछ भी है तो आप कर सकते हो। धातु की छड़ नहीं होनी चाहिए, गीली लकड़ी नहीं होनी चाहिए, वो धारा का प्रवाह कर सकती है या करती है, तो उल्टा आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसी होशियारी नहीं करनी कि आपको मालूम पड़ा कि वो वाली बात है ना। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर हमें कितना ब्लड हम लोग डोनेट कर सकते हैं। मैंने कहा जनरली आप लोग 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके आते हो, 350 ml होते हैं उसमें, कर दो उतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसने सुन लिया, भाई भाई ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, फायदा होता है। अब उसके अंदर तो फिर भी हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा था। क्लास में एक और बच्चा था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसका वजन मुश्किल से 45 किलो था, 45 केजी का था उसका, और ब्लड भी उसमें कम था। चले गए वो भी साहब जोश जोश में ब्लड डोनेट करने। जैसे ही डॉक्टर से कहा कि भैया मुझे ब्लड डोनेट करना, डॉक्टर ने मना किया, मत दे, तेरे में वीकनेस आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं भी दूंगा। ठीक है भाई, ब्लड निकाला, मुश्किल से आधी यूनिट ब्लड निकाला होगा, बेहोश हो गया। 2 यूनिट और चढ़ानी पड़ गई। कभी ऐसी कलाकारी नहीं करनी। तो कहने का मुद्दा यह है कि आपसे जितना हो अपने को उतना ही काम करना है। मालूम पड़े दुनिया में दूसरों की भलाई करने निकल के खुद की निपट गई। तो सूखी लकड़ी हो तो ही छुड़वाना है करंट लगने वाले व्यक्ति को, गीली लकड़ी से कोशिश मत करना। ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण और जो आप जानते हो, हीरा। हीरा भी धारा का अचालक है, जानते हैं क्या? कारण क्या था?
फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में भाग ले लेते हैं। ठीक है, सारी कहानी जो है वो ये अर्धचालक की है। अर्धचालक में देखो, अब अर्धचालक क्या है? आधा चालक, मतलब आधा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो फिर आधा किसकी तरह करेगा, मतलब इसमें दोनों तरह के गुण हैं। अब खेल यही कि सर कब तो ये चालक की तरह बिहेव करता है और कब अचालक की तरह बिहेव करता है। मतलब कुछ कंडीशंस होगी जिसमें ये चालक की तरह करेगा, कुछ कंडीशन होगी जिसमें अचालक की तरह का। तो ये कब अचालक की तरह बिहेव करता है और कब चालक की तरह बिहेव करता है? तो कब अचालक की तरह बिहेव करता है, बोलो। तो परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप जानते हो आप, बता रखा है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आपको पता है इसमें तो कोई टेम्परेचर ही नहीं है, जीरो टेम्परेचर है, जीरो टेम्परेचर है। ताप कम होगा तो ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होती थी, बढ़ती थी, है ना। जब जब आप ताप बढ़ाते तो गतिज ऊर्जा बढ़ती थी, तो ताप घटाओगे तो गतिज ऊर्जा कम होगी, ताप जीरो कर दोगे तो गतिज ऊर्जा भी जीरो हो जाएगी, गति करेंगे नहीं। तो भाई ताप ही शून्य है, तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे क्या, नहीं करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति ही नहीं करेंगे तो वो चालक की तरह बिहेव करेगा या अचालक की तरह, अचालक की तरह। तो परम शून्य ताप पर तो अचालक की तरह बिहेव करते हैं, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। परंतु ताप बढ़ाने पर, अब ताप बढ़ाने पर होएगा क्या, ताप बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो क्या उत्पन्न होगी, धारा। तो ताप बढ़ाने पर किसकी तरह बिहेव करेंगे, चालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। इसलिए इसको अर्धचालक कहते हैं कि कुछ कंडीशन में तो चालक है और कुछ कंडीशन में अचालक। किस कंडीशन में अचालक है, परम शून्य ताप पर, 0 केल्विन पर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन में धीरे धीरे गति होने लगेगी और चालकता शो करने लगेंगे, इसलिए इनको अर्धचालक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। अब हमको इसका उदाहरण हम जानते ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से अर्धचालक बनाए जाते हैं, याद करो, पढ़ा रखा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या बनाए जाते हैं, अर्धचालक। पहले इतना लिख लो, फिर इसी के नीचे अपन लिखेंगे, ठीक है, ताप का प्रभाव कैसे कैसे है इनके ऊपर। देखो जल्दी से, वापस बोलो। कार्य को, W को RT, वो H बराबर I स्क्वायर RT है, आगे पढ़ेंगे अभी। जूल हीटिंग इफेक्ट, H बराबर I स्क्वायर RT। लिख दिया, बातें मत करो भाई, पढ़ लो। आप लोग के लिए लगाइए आज ये एक्स्ट्रा क्लास, जितना पढ़ाना था उतना तो ये बेसिक चीजें आपके जो हो गया, पढ़ लो अब अच्छे से। हटा दें, चलो अब देखो ताप, हाँ ताप देखो कैसे प्रभावित करता है इन चीजों को। तो इधर देखो बोर्ड पे, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा टॉपिक तो ये क्वेश्चन होगा गलत,
क्वेश्चन कैसे पूछता है? ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ेगी। कॉपर की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, और ऑल ऑफ दीज की। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्या सोचता है कि ताप बढ़ाने पर तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धारा का प्रवाह आसानी से होगा, धारा का प्रवाह आसानी से होगा तो चालकता बढ़ेगी, तो वो तीनों की चालकता बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट इधर देखो, आप लोग इधर देख रहे हो तो साफ साफ आपको दिखेगा यहां पे कि परम शून्य ताप पर तो ये अचालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, तो ये चालक की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए। तो हम लोग कह रहे हैं कि ताप जैसे जैसे इसमें बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और धारा का मान बढ़ने लगता है, मतलब चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। चालकता बढ़ रही है मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है, सीधी सी बात है, हम जानते ही हैं। तो क्वेश्चन पूछता है अर्धचालकों में ताप बढ़ाते हैं तो एक्चुअली प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है तो चालकता बढ़ जाती है। जबकि चालकों के अंदर क्या होता है, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध ध्यान रखना बढ़ता है। चालकों में ताप बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम होगी। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब वहां क्वेश्चन क्या है, अच्छा, और अचालक में तो सर प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि कोई खास प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तुम ताप बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो नगण्य प्रभाव होता है। किसका? ताप का। ताप का नेग्लिजिबल, नगण्य प्रभाव। प्लास्टिक का वायर है, उस पर कितना ही ताप लगा दो, ऐसा थोड़ी वो धारा का चलन करने लग जाएगा। प्रतिरोध उसका ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि ताप बढ़ाने पे भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन आपका क्या है कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, तो भैया ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, ऐसा तो केवल किस में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। अर्धचालक कौन कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ताप बढ़ाने पे चालकता बढ़ेगी केवल अर्धचालकों की। अर्धचालक कौन है, सिलिकॉन। और अर्धचालक है तो इसकी ही चालकता बढ़ेगी, तो ये अर्धचालक है तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर आपका क्या है, ये। जबकि कॉपर और एजी, एयू, ये क्या है, धातु, ये भी क्या है, धातु, और ये दोनों धातु है, तो धातु में ताप बढ़ाने पर, धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है। तो इसमें तो चालकता क्या होगी, घटेगी। इसमें भी चालकता क्या होगी, घटेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, समझ आया? तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट लिखो, फिर वो क्वेश्चन लिखना। लिख दिया? अब वो क्वेश्चन लिखो। नहीं लिखा? लिखो। मेल्ट करके मेटल हो रहा हुआ है, हाँ।
हाँ, डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर आने पर भी उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो रही है, कितनी बढ़ रही है डिपेंड करता है कि आपने इतनी एनर्जी तो नहीं दे दी कि वो सरफेस को छोड़ के चले जाएं। सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने लग जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी कितनी है, मेटल की दहली ऊर्जा कितनी है, उन सब पे डिपेंड करता है। केवल ऐसे अपन हवा में नहीं बोल सकते, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। क्योंकि बाकी कंडीशंस जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने और कंडीशंस क्या अप्लाई की है उसमें। जैसे तुम जो बोल रहे थे कि फील्ड का, कि अगर स्टेशनरी चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है तो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करता है। वो डिपेंड करता है सारी कंडीशंस क्या है उनके ऊपर। लिख दिया ये क्वेश्चन? लिखो, जल्दी लिखो। लिख दिया? एक नाम आता है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। देखो अति चालकता क्या है, या अति चालक सुपर कंडक्टर, ये क्या होता है अति चालक? देखो नाम के पीछे क्या आ रहा है, चालक। मतलब चालक की कोई कंडीशन है, और चालक की कंडीशन हम जानते हैं। इधर देखो, अति चालक मतलब आपको बात किसकी करनी है, चालक की। चालक की कंडीशन क्या है, ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, और चालकता, तो यही लिख देता हूं मैं वापस कि ताप अगर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ रहा है और चालकता घट रही है। ठीक है, अब उल्टा करते हैं अपन। ताप मैंने क्या कर दिया, कम, बताओ। प्रतिरोध ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है तो ये, प्रतिरोध घटता है तो चालकता बढ़ती है। क्लियर? कम करते गए, कम करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, एक ऐसा ताप आया घटते घटते कि प्रतिरोध भी घटते 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 क्या हो गया, शून्य हो गया। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो चालकता बहुत अधिक हो जाएगी, रोकने वाला ही नहीं है कोई, तो चालकता अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो वह कंडीशन जब धातुओं के अंदर या चालक के अंदर हम लोग ताप घटाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है तो चालकता एकदम बढ़ जाती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अति चालकता। कि इसकी चालकता बहुत अधिक हो गई, और चालकता बहुत अधिक तब होगी जब प्रतिरोध बिल्कुल कम हो जाएगा, तो ये कंडीशन कहलाती है अति चालकता। तो 4.2 केल्विन अगर टेम्परेचर है, तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे जो Hg होता है पारा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और वो किसकी तरफ बिहेव करने लग जाता है, अति चालक की तरफ बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, अति चालकता क्या होता है, चालकों में वह अवस्था जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए तो उस समय धारा का मान अधिकतम हो जाता है। यह कंडीशन क्या कहलाती है, अति चालकता। इसका एक उदाहरण क्या याद रखोगे, 4.2 केल्विन ताप पर पारा जो होता है उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, अति चालक बन जाता है। तो लगाओ हेडिंग, अति चालकता या अति चालक। हेडिंग लगाओ, अति चालकता या अति चालक। लिख दिया? लिखो, यदि ताप को बहुत कम कर दिया जाए,
यदि ताप को बहुत कम कर दिया जाए तो एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। यह गुण क्या कहलाता है? अति चालकता। यह गुण अति चालकता तथा ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अति चालक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखो। कितने ताप पर? 4.2 केल्विन ताप पर, 4.2 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बोलो। शून्य हो जाता है। पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अतः पारा किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? अति चालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। अति चालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। ठीक है, चलो। हाँ, बिल्कुल। इधर समझो, अगर आपको कोई पूछे प्रतिरोध का क्रम, इधर देखो बोर्ड पे, अचालक धारा का प्रवाह कर पा रहे हैं कभी? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसका प्रतिरोध न्यूनतम है या अधिकतम है? सबसे ज्यादा है, अधिकतम है। तो भाई सबसे ज्यादा प्रतिरोध तो किसका होता है? अचालकों में, इसलिए बेचारे कभी धारा का प्रवाह करते ही नहीं है। फिर उसके बाद किसका नंबर था? अर्धचालक का। फिर उसके बाद चालक का नंबर है। लेकिन इनके के बीच में भी आ जाती है कौन? मिश्र धातु, अलॉय। तो अगर ये इनकी प्रतिरोध का क्रम है तो क्या इनकी चालकता का क्रम बता सकते हो क्या? क्या होगा? बोलो जल्दी। प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो सबसे अच्छे चालक, मतलब सबसे अच्छी चालकता किसकी? चालकों की। उसके बाद मिश्र धातुओं की। उसके बाद अर्धचालकों की। उसके बाद अचालकों की। लिखो। थोड़ा सा स्पीड में लिखो, अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें और पढ़नी है तो। धीरे धीरे मत लिखो इतना। लिख दिया? चलो, फिर यहीं से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक छोटा सा टॉपिक, धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगाओ हेडिंग, धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव।
हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। लगाओ हेडिंग, धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, आपको भी पूछ सकते हैं। होता क्या है सुनो, नाम से मालूम पड़ रहा है वैसे, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, मतलब अगर धारा प्रवाहित करोगे तो धारा क्या उत्पन्न करेगी, ऊष्मा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हम भी जानते हैं कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है आपके सामने, पंखा ही है, पंखे में धारा प्रवाहित करोगे, पंखे को बंद करो, रोक के देखो, वो गर्म लगेगा ठंडा, गर्म लगेगा, क्योंकि सर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब जब धारा प्रवाहित हुई तो वो गर्म क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो ये तो आप कह रहे हो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसलिए गर्म हो रहा है, पर ऊष्मा उत्पन्न हो क्यों रही है, ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा। ये तार है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, मतलब हर तार में क्या होता है, आर। आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध हर वस्तु में है, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब क्या है, बाधा। तो भैया ये कोई तार है तो प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा इसमें, ठीक है, प्रतिरोध तो होगा ही होगा। ऐसी कोई सड़क नहीं जिसमें कोई गड्ढा नहीं, आइडियल तो कुछ होता नहीं कि बिल्कुल सपाट सड़क हो, इसमें कोई गड्ढा ही नहीं हो, तो वैसे ही हर तार में आर होता ही होता है। दुनिया के कोई ऐसे पदार्थ ही नहीं जिसका कोई प्रतिरोध ना हो, सब में कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। अगर आपने अचालक तार ले ली तो उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, चालक तार ली तो उसका प्रतिरोध बहुत कम है। इसलिए चालक का प्रतिरोध बहुत कम है तो धारा प्रवाहित करने के लिए हम लोग चालक तारों का यूज करते हैं। जहां धारा का प्रवाह नहीं करवाना होगा हमें, वहां अचालक पदार्थों का यूज करने, किसी को लकड़ी से छुड़वाने जाना तो सूखी लकड़ी का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक के वायर का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक की लकड़ी का यूज कर रहे हैं, या प्लास्टिक का कोई छड़ है उसका यूज कर रहे हैं। तो सारी बेस चीजें हैं वो है प्रतिरोध के ऊपर बेस्ड है। तो कोई तार है जिसका कोई प्रतिरोध आर है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो भैया ये देखो आप, इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहे हैं, दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गति करते हुए, हाँ यही दिख रहे हैं बोर्ड पे, रियलिटी में नहीं दिखते अपने को, हम इलेक्ट्रॉनों को नहीं देख सकते, यहां तो देख सकते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो बाधा भी आएगी रास्ते में, और वो जो बाधा आएगी उसी को क्या कहेंगे, प्रतिरोध। तो आप लोग कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा की वजह से गति करना चाह रहे हैं और कोई प्रतिरोध इसको रोक रहा है, तो अब जो गतिज ऊर्जा है ये जाएगी कहां, ये निकलेगी, ये परिवर्तित होगी किसमें, ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा तो कभी नष्ट होती नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन गति करना चाह रहा है, गति करने के लिए जगह है नहीं, तो ये गतिज ऊर्जा गई कहां, ये गतिज ऊर्जा बदल गई ऊष्मा ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। इसलिए धीरे धीरे वो पदार्थ क्या होने लग जाता है, गर्म। अगर वो वायर जिसका प्रतिरोध हम बिल्कुल जीरो कर दें तो फिर क्या गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने की जरूरत पड़ेगी, तो वो गर्म ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तार नहीं जिसमें कोई आर नहीं, हर तार में आर है, और हर तार में आर है तो जब भी उसमें धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा वो बदलेगी ऊष्मा ऊर्जा में। इसलिए दुनिया में जितने भी उपकरण हैं जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो सभी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप यहां से भागना चाह रहे हो और आपको किसी ने पकड़ रखा है, तो आप भाग रहे हो, पूरी एनर्जी लगा रहे हो, भाग नहीं पा रहे हो, थोड़ी देर बाद आपका चेहरा लाल होने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो गति ऊर्जा वो जाएगी कहां, वो कन्वर्ट होगी, कुछ तो साउंड एनर्जी में चिल्लाने में निकल जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है, कुछ एनर्जी आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा। तो एनर्जी तो कन्वर्ट होगी भैया, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और वो अपने रूप को बदलती है। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करने लगेंगे तो उनके पास गतिज ऊर्जा है, प्रतिरोध उसको रोकना चाहेगा, प्रतिरोध उसको रोकना चाहेगा, तो गतिज ऊर्जा बदलने लगेगी किसमें, ऊष्मा ऊर्जा में, और धीरे धीरे पदार्थ गर्म होने लगता है। इसी को कहते हैं धारा का ऊष्मीय प्रवाह, कि अगर धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो उसके लिए एक समीकरण दिया गया जूल साहब के द्वारा। उन्होंने क्या बोला, यदि कोई तार है जिसका प्रतिरोध
आर है, उसमें टी समय के लिए आई धारा प्रवाहित कर दी, तो टी समय बाद उसमें क्या उत्पन्न होने लगेगी? ऊष्मा। ऊष्मा को किससे लिखेंगे? एच। तो सर वो किस किस पे निर्भर करेगी? एक तो निर्भर करेगी आप धारा कितनी देर तक प्रवाहित कर रहे हो। आपने अगर धारा स्विच ऑन करके तुरंत बंद कर दिया तो गर्म इतना नहीं होगा, ना के बराबर होगा। 2 4 5 10 घंटे चले गई, टाइम ज्यादा लगा दिया तो ज्यादा गर्म हो जाता है। तो टाइम पर निर्भर कर रहा है। और ये तो हमको पता ही है, प्रतिरोध पे तो निर्भर कर ही रहा है कि जितना प्रतिरोध होगा उतना इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, उतनी गतिज ऊर्जा किसमें बदलेगी? ऊष्मा में। तो H किसके समानुपाती है? आई स्क्वायर आर टी। इसी को कहते हैं जूल का तापन प्रभाव या तापन नियम, कुछ भी बोल दो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, ठीक है, या जूल का तापन प्रभाव कहते हैं। क्लियर? बहुत बार तो एग्जाम में यही आ जाता है कि जूल के तापन प्रभाव का, जूल के तापन प्रभाव का सही समीकरण है, सही समीकरण है। अभी तो सामने है इसलिए बहुत इजी लग रहा है, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं सारे फॉर्मूले, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हो, वहां ऑप्शन आता है 4 ऑप्शन। H बराबर आई आर टी, ये तो काट देते हैं अपन, H बराबर आई आर स्क्वायर टी, H बराबर आई आर टी स्क्वायर, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तब धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेट है। एक ही फॉर्मूला पढ़ोगे तब तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, जब वो 3 बना के देता है और सब एक जैसे लगते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कहीं स्क्वायर था, आई आर टी था, तब भूल जाते हैं क्या है। तो अभी तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पर एग्जाम तक याद नहीं रहेगा, ये उसी को याद रहेगा जिसने साइंस बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ा है। अब जिसने नहीं पढ़ी वो बोलेगा तो याद कैसे रखना है? सुनो, ट्रिक याद रखनी है। देखो, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है? क्योंकि देखो, ये तो लिखा हुआ मिलेगा सब में, आई आर टी आई आर टी। कंफ्यूजन यही हो रहा है कि स्क्वायर कहाँ है, और आर है या टी पर है या आई पर है, किस पे है? तो ऐसे याद रखना। ये क्या है? क्या है ये? कितनी बार आई? 2 बार आई। कब? तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कितनी बार आई? कब आई? तो फिर तो माहौल गरमाएगा। क्या उत्पन्न होगी? जिंदगी में नहीं भूलोगे। और ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत सारे पेपर में तो ये समीकरण ही पूछ लिया ऐसे कैसे, कि उत्पन्न ऊष्मा निर्भर किस किस पे करती है। तो उत्पन्न ऊष्मा किस पे निर्भर करती है? धारा के स्क्वायर पे निर्भर करती है, मतलब धारा के वर्ग पे निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है, समय पे निर्भर करती है कितनी देर तक आप धारा प्रवाहित कर रहे हो। बोलोगे तो नहीं? याद आ जाएगा। कितनी बार आई? कब आई? फिर क्या उत्पन्न हुई? चलो बहुत बढ़िया, अब तो जोश आ गया तुम्हारे में ना। लिखो इसको जल्दी, हेडिंग लगा ली, लैंग्वेज लिखो। लिखो, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तो उसके ताप में, तो उसके ताप में, बताओ, वृद्धि होती है कमी होती है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ताप में वृद्धि होती है। वेरी गुड। तो उसके ताप में वृद्धि होती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही धारा का क्या कहलाता है? ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H क्या है?
एच है हीट या ऊष्मा, आई क्या है धारा, आर क्या है प्रतिरोध, टी क्या है टाइम। लिख दिया, यहां तक क्लियर। बहुत बार तो यही फॉर्मूला पूछा गया एग्जाम में, भूलोगे तो नहीं। चलो अगली बात सुनो। H बराबर आई स्क्वायर आर टी है, चूंकि V बराबर क्या होता है, यहां से I बराबर क्या होगा V बटा, लिख सकते हैं क्या, और आई स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ये आई स्क्वायर में कहां रख दूं, रखो क्या बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इंटू आर इंटू टी, क्या घटेगा, तो एच बराबर आगे, तो इसी का एक तरीका क्या हो सकता है वी स्क्वायर बाई आर, इस बात में कोई दिक्कत बोलो। अच्छा, आर की जगह अपन कुछ और लिख दें, क्या लिख दें, वी बराबर आई आर, आर बराबर वी बाई आर, वी बाई आई लिख दें, बोलो। अगर मैंने आर बराबर वी बाई आई लिख दिया तो क्या बन जाएगा, इसमें लिख दें, रखो तो फिर H बराबर आई स्क्वायर, आर की जगह क्या लिख दिया V बाई आई इंटू, ये समझ में आया क्या, आई से आई घट गया, H बराबर आई वी टी या वी आई टी, ये सब इसके निरूपण है। इजी क्वेश्चन पूछता है तो सीधा हटाएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी कौन सा संबंध सत्य है, टफ बनाना होगा तो बोलेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, दूसरा ऑप्शन H बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी, तीसरा H बराबर वी आई टी, और उपरोक्त चारों सत्य हैं, कौन सा सही है, चारों सही है। समझ में आ गया, इसी के रूप है, अलग अलग फॉर्मूले नहीं रटने, ये रहे। हाँ हाँ अभी बताएंगे ना, डब्ल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है ऊष्मा है, ठीक है, और आप जानते हो कार्य और ऊष्मा दोनों का मात्रक समान है, ऊष्मा की मात्रक भी जूल होती है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, और कार्य का मात्रक भी जूल है, इसलिए इसी को हम लोग क्या कर देते हैं डब्ल्यू भी कह देते हैं। तो अब आप इसको ऐसा लिख लो, डब्ल्यू बराबर एच बराबर, ये होगा डब्ल्यू होता है कार्य, क्योंकि किया गया कार्य ही तो ऊष्मा में परिवर्तित होता है। जो आप कार्य कर रहे हो, ये हाथ है दोनों को रब करोगे, कार्य कर रहे हो, कार्य करोगे तो कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तित होता है, तो हाथ गर्म हो जाएगा आपका, इसलिए हीट आपके डब्ल्यू के बराबर हो जाती है। तो अगर आपको पूरा समझना है कैसे आया तो ठीक, नहीं तो आप ये अलग अलग फॉर्मूले ध्यान रख सकते हो। हम्म, पावर बराबर, हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे, अभी रुको।
लिख दिया? अच्छा, एक और कन्वर्जन देख लो। मुझे बताओ, आई बराबर क्यू बाई टी होता था क्या? क्या है आई? धारा, आवेश अपॉन समय। क्यू अगर निकालूं, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है क्या? तो इस आई टी को मैं क्यू लिख दूं, इस आई टी को क्यों लिख दूं, तो क्या बनेगा? क्यू भी बनेगा ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? क्यू वी। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला? एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, याद रह जाएं तो ठीक है। आपको इतना नहीं पूछा क्योंकि आपके तो एक दो क्वेश्चन आएंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, एलिजिबिलिटी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। आपको इतना डिटेल नहीं पूछेगा। आपका काम के लायक तो बस अभी दो तीन लाइनें और लिखाऊंगा। अमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, छोटी मोटी चीजें। कौन धारा का मापन करता है, कौन प्रतिरोध का मापन करता है। लिख दिया? क्वेश्चन लिखो एक। लिखाऊं क्या? लिखो, किसी चालक तार का, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें, यदि उसमें 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर का मान, विभवांतर का मान 5 वोल्ट हो। कर सकते हो क्या? दिया क्या क्या है आपको? क्या दिया है? हाँ, डाटा बताओ, डाटा क्या दिया है? आई दिया है, धारा दिए, कितनी दी है? 10 एम्पियर। और विभव दिया है कितना? 5 वोल्ट। क्या पूछा है? आर प्रतिरोध पूछा है क्या? तो हम जानते हैं कि इनके बीच में संबंध कैसा होता है? वी बराबर आई आर, आर बराबर वी बाई आई। वी बाई आई तो 10/5। वी 5 है ना? अरे वी 5 है क्या? वी 5 है तो वी का मान 5 लिख दो। आई का मान कितना है? 10, 10 लिख दो। 1/2 हो जाएगा। 1/2 या सीधा 0.5 लिख दो। क्या दिक्कत है? आपको तो पैटर्न समझना है, क्या करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूल का तापन प्रभाव क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है? तो हमारा जो घर का फ्यूज तार होता है, प्रेस होती है, हीटर होता है, गीजर होता है, ये सब जूल के तापन प्रभाव पर ही तो आधारित है। इन सब में धारा प्रवाहित होती है, तो ये सब गर्म होते हैं क्या? अरे है ना। तो ये सब किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? जूल के तापन प्रभाव पे कार्य करते हैं। अब जूल का तापन प्रभाव होता ही नहीं है। दिमाग लगाओ, सोचो कि आपने प्रेस में धारा प्रवाहित की और प्रेस के अंदर प्रतिरोध ही नहीं हुआ, तो वो गर्म होगी क्या? नहीं होगी। तो ये दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो ऊष्मा उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं,
वो जूल के तापन प्रभाव पर ही आधारित हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गति करना बंद करेंगे, उनकी गति बाधित होगी और वही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा। तो ये सब जूल के तापन प्रभाव पर आधारित है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, फ्यूज तार के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पर? जूल के तापन प्रभाव पर कार्य करता है। लिखो फिर, कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख दिया? चलो एक हेडिंग लिखो, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति आपने ओनली शक्ति पढ़ी है क्या? शक्ति क्या होती थी? शक्ति होती थी कार्य करने की दर। अब विद्युत शक्ति क्या है कि विद्युत कितना कार्य कर रही है, विद्युत द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? विद्युत शक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो विद्युत शक्ति को भी पीछे लिखते हैं, डेफिनेशन लिखो। विद्युत द्वारा किसी परिपथ में किए गए कार्य की दर। विद्युत द्वारा किसी परिपथ में किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। या दूसरी डेफिनेशन लिखो, किसी विद्युत परिपथ में क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर। क्षय मतलब नष्ट होने वाली, खत्म होने वाली। बोर्ड पे से देख के लिखो, क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो वो कितनी होती है? वही W बराबर VIT, या जो W होता है वही हीट के भी बराबर होता है। V बराबर I स्क्वायर। अगर आपने V बराबर क्या लिख दिया? IR लिख दिया, तो V का मान अगर आप IR लिख दोगे तो VIT में IR लिखो, IR और ये I और T, तो I स्क्वायर RT, तो ये I स्क्वायर RT आ जाएगा, वो भी यही होता है। तो ये सब इसके फॉर्मूले हैं, लिखो। ये सब ऊष्मा या कार्य के फॉर्मूले थे क्या? अभी लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, बोलो। ये देखो, ये लिखे हैं पीछे, मिल गए? अब ये तो क्या है, सब ऊष्मा या कार्य है। अब इधर देखो, शक्ति क्या होती थी? P बराबर W/T। कार्य या ऊष्मा में किसका भाग देना है? T का, तो P बराबर W/T होगा, तो इन सब में किसका भाग दोगे? T का, तो आपको क्या मिलेगी? विद्युत शक्ति मिलेगी। तो अतः विद्युत शक्ति P बराबर W/T। W का मान ये है, W/T करोगे तो VIT/T, I स्क्वायर RT/T, V स्क्वायर RT। तो सबको काटो, क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बना? P बराबर W/T बराबर, इससे ये कट गया, VI
टी से टी कट गया, आई स्क्वायर आर बराबर, इसमें टी नहीं लगा है, अच्छा इसमें भी तो क्या है, टी है, तो टी से टी कट गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो इधर समझो, ये जितने भी फॉर्मूले आपने कार्य या ऊर्जा के जो पढ़े हैं, उसमें अगर किसका भाग दे दो, समय का, सब में से समय को हटा दो, समय का भाग देके, तो वो क्या बन जाती है, विद्युत शक्ति बन जाती है। ठीक है, ये है वो चीज, लिखो। तो विद्युत शक्ति ये रही, ये आपके लिए लेंदी पढ़ रहा होगा मुझे पता है, ये एडिशनल चीजें हैं, आपकी इच्छा के लिए पढ़ा रहा हूं, बाकी इतना डिटेल आपको यहां नहीं पूछेगा, टाइम है पढ़ लो। एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना, आपसे याद होता है तो ठीक है, नहीं तो पटवारी के लिए आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लिख लिया क्या? अब विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति के मात्रक क्या होते थे, W/T, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड को वोट कहते थे, और किलो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो वोट हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति के मात्रक क्या है, मात्रक याद रखना आप, विद्युत शक्ति के मात्रक बराबर जूल पर सेकंड, कार्य का मतलब जूल, समय का सेकंड, जूल पर सेकंड को क्या कहते थे, वाट, और किलो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, किलोवाट। लिखो, ये सब इसके क्या है, मात्रक हैं। यूनिट्स याद रखना, आपको यूनिट्स पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। लिख दिया? एक हॉर्स पावर बराबर जानते ही हम 746 वाट। एक मेगावाट, मेगा का मतलब ध्यान रखना 10 की घात 6 होती है, तो एक मेगावाट बराबर कितने वोट, 10 की घात 6 वोट। एक किलोवाट, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो 10 की घात 3 वाट होती है। ये नोट अलग से है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये तो शायद लिखा दिया, हटा दो फिर, 4.18 होता है, लगभग 4.2 बोलते हैं। लिख दिया? अब वापस आपके काम की बात जो आपको याद रखनी है, जो मैंने बोला था, आपको पूछता है अमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, ये सारी बातें। तो अगला नोट देखो बोर्ड पे, अमीटर का काम, वोल्ट मीटर का काम, ये पूछते हैं आपको। अमीटर क्या नापता है, तो ये धारा का मापन करता है, ध्यान रखना। वोल्ट मीटर क्या नापेगा, वोल्टेज, विभव का मापन करेगा। अमीटर को लगाते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम। इसको लगाते हैं समांतर क्रम में, इनको याद रखना, पॉइंट्स काम आएंगे।
हम लोग कहते हैं कि भाई अमीटर को धारा का मापन करना है। ये धारा को तब माप पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा धारा इसमें जाए। धारा इसमें ज्यादा से ज्यादा तब जाएगी जब इसका प्रतिरोध कम से कम होगा। तो अमीटर का प्रतिरोध हम लोग रखते हैं न्यूनतम। प्रतिरोध क्या रखते हैं? न्यूनतम। वोल्टमीटर का प्रतिरोध रखते हैं अधिकतम। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आदर्श वोल्टमीटर का कितना हो सकता है या आदर्श अमीटर का कितना हो सकता है? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, अब हम लोग कह रहे हैं प्रतिरोध इसका क्या होना चाहिए? न्यूनतम। और आदर्श होगा तो उसका सबसे न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 0। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। ऐसे ही आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, अब वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिकतम रखना है। अधिकतम मान कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। तो आदर्श वाले का हम कितना रखते हैं? अनंत। हालांकि आदर्श कोई वस्तु होती नहीं है, केवल माना जाता है, पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये कुछ पॉइंट्स लिख लो, पूछते हैं कभी कभी। लिख दिया? कुछ बातें जैसे अगर आपको कोई पूछे जनरेटर या जनित्र, जनित्र या जनरेटर जो होता है वो हमें पता है क्या करता है, बताया था। आप उसको हाथ से घुमाओगे यानी यांत्रिक ऊर्जा दोगे, जब जनरेटर ऑन हो जाएगा तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, जो काम जनरेटर करता है वही काम डायनो में भी करता है, बताया था। मोटर इसका उल्टा काम करती है क्या? मोटर क्या करती थी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। जनित्र दो प्रकार का होता है, एसी जनित्र, एसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर। एसी को कहते हैं क्योंकि हमें क्या देता है? एसी धारा देता है। ये क्या देता है? डीसी देता है। तो इसमें क्या ही लिखना है, लिख दो बस, केवल जनित्र के दो प्रकार है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर बताते हैं अभी। ईएमआई पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सिद्धांत अगर पूछे जनरेटर का तो आप बोलोगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कार्य करता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डीसी आपको कौन सी धारा देगा? डीसी धारा। या आर्मेचर में इसके डीसी धारा मिलती है। इसमें एक भाग होता है आर्मेचर, इसमें हमें डीसी धारा मिलती है। नाम इसलिए डीसी है उसका क्योंकि आर्मेचर में इससे डीसी धारा मिलती है। ये कुछ बातें डायरेक्ट याद रख लो, अगर आपको काम आएगी तो कभी आ सकती है, वरना तो इतना डिटेल पूछेगा नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स में चेंज कैसा होता है, लेंज नियम क्या है, फराडे के नियम क्या है। क्या आर्मेचर एक भाग होता है उसके अंदर। आर्मेचर एक भाग होता है। जनित के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, ऐसे ऐसा होता है जनित। दो फील्ड चुंबक होते हैं, उसके बीच में एक आर्मेचर होता है, ठीक है। सर्पी वलय होती है, ब्रश होते हैं, ठीक है। तो ये काम होते हैं। तो इतना डिटेल आपके है नहीं तो रहने दो, आप तो इतनी बात ध्यान रखो इसके बारे में। ऐसी दो तीन बातें आप ट्रांसफार्मर के बारे में भी याद रखो। ट्रांसफार्मर, सुनो क्या, ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेशन करता है। वोल्टेज रेगुलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? वोल्टता का नियमन करता है। क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब यह है कि अगर हाई वोल्टेज आएगी तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलेगा, और अगर वो लो वोल्टेज आ जाएगा तो उसको हाई में बदलेगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लेना इसको दिमाग में, 50 बार आ चुका। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नाम नाम याद रखो इनके, सीधे क्वेश्चन आते हैं ये। फिर इधर देखो बोर्ड पे अगली बात, ट्रांसफार्मर में ऐसे फ्रेम होती है। ये क्या होती है इसमें? फ्रेम, जो किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की फ्रेम किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। और इसके ऊपर क्या होती है? ऐसी कुंडलियां होती है। कुंडलियां, ये होती है प्राथमिक कुंडली, ये होती है द्वितीय कुंडली, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये कुंडलियां किस किस की बनी होती है? तो कुंडलियां बनी होती है तांबे की। इतनी बात इसके बारे में याद रखना, बस इतना पढ़ लेना आप, सफिशिएंट है, वरना अंत तो कहीं नहीं है। एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। हाँ, है ही नहीं तुम्हारे। ऐसे तो खूब सारी चीजें हैं, पढ़ते रहो। मैं कह रहा हूं ना, आगे 4 महीने और पढ़ा सकते हैं फिजिक्स, इतनी है। साल भर पढ़ाओ, साल भर आप एक किताब 8th क्लास में साइंस की पूरे साल पढ़ते हो, 9th की एक किताब पूरे साल पढ़ते हो, 6ठी क्लास से साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, 5वीं से। और मैं तो कह रहा हूँ और छोटी क्लास से कर देते हो, तो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 7 सालों की जो साइंस है आप कोई 4 दिन में थोड़ी सीख सकते हो। यहां तो वो बता सकते हैं जो आपके काम का है, उस एग्जाम में काम में आ रहा है, इसलिए। हाँ, है ही नहीं तुम्हारे, न तो पूछते न है, पूछते भी नहीं है भी नहीं है। सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, लेखलांसी सेल, सीसा संचयक सेल, डेनियल सेल, वो नहीं है। हाँ, तो वो तो लिखा ही दिया ना मैंने, वही पूछते हैं आपको, आपके काम का वही है। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो आपके जो पूछा गया था।
कल भी मैंने बताया था किस तरह से पूछा था। लिखो, जब n प्रतिरोध, मैं लिख देता हूं, जब स्मॉल n प्रतिरोध, स्मॉल n लिखना है आपको, स्मॉल n प्रतिरोध लिखो, जब स्मॉल n प्रतिरोध कोमा प्रत्येक का मान, जब स्मॉल n प्रतिरोध कोमा प्रत्येक का मान R है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब परिणामी प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध का मान x है। कितना है? x है। जब यही प्रतिरोध, जब यही n प्रतिरोधों को, जब यही n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध होगा। ये प्रीवियस आपके पटवार का क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर का क्वेश्चन है प्रीवियस। ऑप्शन भी देता हूं क्योंकि ऑप्शन मिलेंगे आपको, वहां पे भी थे। ऑप्शन था nx, दूसरा था n²x, तीसरा था rnx, और चौथा है x/n। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। लिखो, पहले पूरा ऑप्शन लिख लो सारा, ये आपके पटवार का क्वेश्चन है। लिख दिया? क्या है आंसर? देखो इधर, अगर आपको पढ़ाया हुआ है कॉपी में अच्छा सा, जो याद है, तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है n प्रतिरोध, प्रत्येक का मान R है, मतलब आपने n प्रतिरोध जोड़ दिया। अब n कितने भी हो सकते हैं, 2, 5, 7, 10, उनका मान R है। ये क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने लिखाया था कि यदि 10, 10, 10 ओम के 5 प्रतिरोध जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? n इंटू आर से, और अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R/n से, बताया था ना। तो प्रत्येक का मान R है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो मुझे बताओ, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते थे? समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालते थे R/n से, ठीक है। तो उसने क्या बोल दिया, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है, तो इसका परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया? x। यानी जो समांतर क्रम में आप ये लिखते थे ना कि R टोटल बराबर R/n, याद करो। और श्रेणी क्रम में R टोटल क्या होता था? यही होता था क्या? तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध को आप RT लिखते थे, उसने बोल दिया जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या है? x। इसकी जगह क्या गया? x। और वो बोल रहा है R, कैपिटल R की जगह वो प्रतिरोध क्या लिख रहा है? स्मॉल r लिख रहा है। और कितने प्रतिरोध जोड़े? n। तो x बराबर R/n ही तो हुआ, तो वही तो लिखा है x बराबर R/n। ये तो वो खुद बोल रहा है कि n प्रतिरोध जिसका मान R है, समांतर क्रम में जोड़ दिया तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R/n हो जाता है, तो कुल प्रतिरोध उसको कितना मिल रहा है? x मिल रहा है, तो R/n बराबर x। ठीक है। अब मुझे यहां से ये बताओ कि मैं
एन का मान निकाल सकता हूं कि यहां से एन को ही छोड़ो, आर का मान निकाल सकता हूं क्या? आर बराबर एन इंटू एक्स, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, जब इन्हीं प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध निकालो। इन्हीं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है? आर बटा एन या एन इंटू आर। तो श्रेणी क्रम में हो जाता है ये, श्रेणी क्रम में एन इंटू आर हो जाता है। अब यहां पे आर का मान आपने ये निकाला था, आर का मान रखो, तो कुल प्रतिरोध आपको कितना मिल रहा है? रख दो एन इंटू आर का मान एन इंटू एक्स, कितना आया? एन स्क्वायर एक्स। कहां है ऑप्शन? तो पहला नहीं है जो आप कह रहा था, दूसरा है। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये मत मान के चलना टफ है, ये तो इजी था बहुत, क्योंकि आपको थ्योरी अगर पता है तो बहुत इजी है वो क्वेश्चन। लिखो, बस आपको क्या क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी। वैल्यू दे रखी तो इजी हो जाता है ये क्वेश्चन, एन आर इसी में फंस जाता है बच्चा। लिख दिया? और एक लास्ट नोट लिख लो, ये एक कोई जैसे ट्यूब है, इसको कहते हैं परिनालिका, इंग्लिश में कहते हैं सोलेनोइड। में अगर आपको विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र सभी जगह यहां पे क्या होगा? समान, क्योंकि ये एक जैसी है, तो इसमें सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? समान। तो एक लाइन लिखो आप नोट लगा के, लिखो किसी विद्युत धारावाही, धारावाही मतलब जिसमें क्या प्रवाहित हो जाए? किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका में, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका में विद्युत क्षेत्र या ये लिख दो परिनालिका के भीतर, वहां पे से पूछते हैं के भीतर या में, एक ही बात है, के भीतर या परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। दिशा नियम से निकलती है, ऐसे निकलेगी, अलग अलग नियम लगते हैं इसके अंदर, उस नियम से निकलती है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सबके अलग। बाहर तो शून्य हो जाएगा, सिंपल सी बात। अनंत बिंदु पर जाने पर जहां पर चार्ज नहीं होगा वहां पर वो शून्य हो जाएगा, अनंत पे जाके। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लेना। कोशिश मेरी थी कि आपको जितना था पढ़ाना उतना तो पढ़ाया है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाई है ताकि आप अदर एग्जाम जो पूछे जा रहे हैं उसमें भी कर सको। पर जो मैंने बोला है ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स,
वो आपसे याद हो तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना जितना मैंने बोला है कि इतना आपके आना चाहिए वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों का सफर अच्छा रहा होगा साइंस का, और सभी के लिए बेस्ट विशेष है, आप लोग जरूर सेलेक्ट हों, अच्छे नंबर से सेलेक्ट हों। अब आप कितनी मेहनत करते हैं, देखो रिजल्ट सारा उसी के ऊपर निर्भर करता है। हमारी हमेशा बेस्ट विशेष यही रहेगी आप सब अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो जाएं और अच्छी पोस्ट पे जाकर के लगें, ताकि आपका भी नाम रोशन हो, हमारा भी नाम रोशन हो, आपके घर वालों का भी नाम रोशन हो, और एक अच्छे कामयाब पर्सन बने। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कभी कम नंबर आए तो निराश मत होना, कोई चीज कम समझ आए तो निराश मत होना, उसके पीछे मेहनत करना, कभी ना कभी वो चीज समझ जरूर आएगी। अगर आप जुनून के साथ उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, हताश मत होना, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात बोला है आपको कि किसी भी एग्जाम में आप हारते कभी नहीं हो, किसी भी जंग में आप कभी हारते नहीं हो, किसी भी एग्जाम में आप फेल नहीं होते। एग्जाम में हमेशा दो ही चीजें होती है, या तो आप जीतते हो या सीखते हो। तो सीखने की जो टाइम था वो आपने अच्छे से सीखा है, अब टाइम है आपके जीतने का। जीतोगे तब अच्छे से जब आपको ये सारी बातें याद रहेगी। तो कोशिश ये करना, इनको बार बार रिवाइज करो ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। क्या है, किसी की है क्या आप में से? नाम नहीं लिखा हुआ, नीचे ऑफिस में दे देंगे। चलो भाई।